नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह धालीवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं दोस्तों। तो बारिश की वजह से मैं आप सभी के सामने कल लाइव नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है और आहड़ सभ्यता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली और उसकी विशेषताएं कल अपने पढ़ चुके हैं। आज आहड़ सभ्यता का ही एक छोटा सा भाग जो आहड़ सभ्यता का ही भाग माना जाता है, परंतु इसका विकास आहड़ सभ्यता के बाद में हुआ, वह है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? गिलुंड सभ्यता। आप जल्दी से इस क्लास को शेयर करते हुए चलें, लाइक करते हुए चलें। आप इस क्लास को जल्दी से शेयर और लाइक करें और जल्दी से आप ये बता दीजिए कि आप तैयारी किस किस की कर रहे हैं। BSTC PTET एग्ज़ाम के अलावा आप तैयारी और किसकी कर रहे हैं? जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में जो लाइव चैट है इसमें बताते चलें। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जो मेहनत कर रहे हैं, बड़े लगन से मेहनत कर रहे हैं। तो गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? यदि हमारे से जिला पूछा जाए तो राजसमंद जिला है। BSTC के लिए काफ़ी है ये। बनास नदी के निकट आपसे पूछा जाए कि गिलुंड सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है, तो आपने बताना है बनास नदी के किनारे। एक छोटा सा गांव है, स्थान है गिलुंड, वहाँ पर हुआ है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या किस प्रकार की सभ्यता है। तो दोस्तों ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। जैसे अपने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा था, वो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता। यदि मेरी आपने पिछली क्लास देखी है कालीबंगा सभ्यता वाली, तो उसमें मैंने आपको उस दिन बोला था कि यह सभ्यता कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है या फिर कांस्य युगीन सभ्यता है। वो बिल्कुल जल्दी से इसका आंसर दें। बिल्कुल राइट, कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। और आहड़ सभ्यता कौन सी सभ्यता है? बिल्कुल राइट, ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ध्यान रखना। और गिलुंड सभ्यता भी कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे को आप। बनास संस्कृति से संबंधित कौन सी सभ्यता है? बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कल की क्लास में बता के गया हूं मैं। बहुत बढ़िया। बनास संस्कृति के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अघाटपुर, अघाट दुर्ग भी उसे कहा जाता है। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है, मेहनत कर रहे हैं आप लगन से, बहुत बढ़िया। भागौर सभ्यता किस जिले में है? ध्यान रखना, इस सभ्यता से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भागौर सभ्यता भीलवाड़ा में। भागौर सभ्यता किस जिले में है? भीलवाड़ा में। और किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे। आपने नदी चैप्टर कंप्लीट किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि कौन सी नदी? कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम राजसमंद जिले से होता है। कहाँ से होता है? राजसमंद जिले से होता है। और यह भीलवाड़ा में आकर बनास नदी में मिल जाती है। और भीलवाड़ा में ही भागौर सभ्यता का जो विकास हुआ है वह किस नदी के किनारे हुआ है? कोठारी नदी के किनारे हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक बेल की मूर्ति यानी मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। बेल की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से, ध्यान रखना। बेल की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और कुब्बड़ वाले बेल की मूर्ति कल वाली क्लास में बता के गया था। कुब्बड़ वाले बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है, जो एक उसे पवित्र पशु मानते थे, है ना, कुब्बड़ वाले बेल को। बहुत बढ़िया। भागौर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है? सन 1967 व 69 में, ध्यान रखना। 1967-69 में बनास भागौर सभ्यता का उत्खनन हुआ है। और किया किसने है? उत्खनन किया किसने है? VN मिश्र ने और LS लेशिन ने किया है। किसने किया है? VN मिश्र और LS लेशिन ने भागौर सभ्यता का उत्खनन किया है। बहुत बढ़िया।
क्लास को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें। कम से कम 100+ स्टूडेंट लाइव जुड़ने चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल ये टारगेट आपने पूरा करना है। हमारा टारगेट है कम से कम 200 बच्चा हमारे साथ लाइव जुड़े। वो आप शेयर करोगे तो हमारा टारगेट पूरा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली सभ्यता बालाथल सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि बालाथल सभ्यता किस जिले में है। बालाथल सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर जिले में। बालाथल सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। और इस बालाथल सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? सन 1993 में इसका उत्खनन किया गया। सन 1993 में इसका उत्खनन किया गया। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी? ताम्र युगीन सभ्यता नहीं है दोस्तों, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है, ध्यान रखना, उससे पूर्व की सभ्यता। इसका विकास 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बालाथल सभ्यता जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है या ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। तो ध्यान रखना, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, इसका विकास 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व हुआ है। बहुत बढ़िया, ये सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? यहाँ से नोह सभ्यता से क्वेश्चन क्या पूछा गया अभी तक एग्जाम में? नोह सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? भरतपुर में। ध्यान रखना, नोह सभ्यता, आपने कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट सभ्यता की विशेषताएं पढ़नी है आपने, और ज़्यादातर जो सभ्यता है उसका विकास आपने देखना है किस जिले में हुआ है और किस नदी के किनारे हुआ है, या फिर वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ अलग प्राप्त हुआ है वहाँ से, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि चित्रित स्लेटी रंग और गेरू रंग के पात्रों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चित्रित स्लेटी रंग एवं गेरू रंग के पात्रों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह भरतपुर से। इस प्रकार से स्लेटी पत्थर के ऊपर, पात्र के ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं ये प्राप्त हुए हैं हमें नोह सभ्यता भरतपुर से। और ये गेरू कलर के जो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं कुछ पात्र, जिनके ऊपर ये स्लेटी कलर का और ये गेरू कलर के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप मेरे को बताइए कि आप सभी क्या जियोग्राफी की क्लास लगाना चाहते हैं? जियोग्राफी की क्लास कौन कौन विद्यार्थी लगाना चाहते हैं ताकि हम जियोग्राफी की क्लास भी प्रारंभ कर सकें? राजस्थान जियोग्राफी और इंडिया जीके कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते चलें, क्योंकि कल काफ़ी सारे विद्यार्थियों का मैंने चैट पढ़ी तो उसमें उन्होंने बोला था कि सर पीटेट में तो इंडिया जीके भी आता है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो कह रहे थे कि सर और कौन कौन सी क्लासें लगती है। तो हमारी आप सभी को पता है कि शाम को हमारी क्लास होती है राजस्थान सामान्य ज्ञान की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। वह क्लास लगाओगे तो आपका BSTC का एग्ज़ाम वैसे क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। रीजनिंग की क्लास भी आपको मिल रही है शाम को। 1-2 दिन से थोड़ी दिक्कत है इसलिए नहीं आ रही है, बाकी बहुत बढ़िया क्लास, और जल्दी से आपकी क्लास हम हिंदी की क्लास भी लेके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको कोई क्लास चाहिए तो हमारे को बिल्कुल आप बोलिए। गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपने देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों। ये गणेश्वर सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? नीम का थाना सीकर। ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? नीम का थाना सीकर में हुआ है। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। जो आंतरिक प्रवाह है, आंतरिक जल प्रवाह की एक नदी है कांतली नदी, उस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। यहाँ से ताम्र युगीन उपकरण यानी ताम्र युगीन सभ्यता के उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, यानी जितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं वह और किसी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से ये आपको कुल्हाड़ा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये तांबे के पात्र, सुई,
भी आपसे पूछ लिया जाए कि एक सुई जो होती है बिल्कुल बारीक, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, मछली पकड़ने के कांटे भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुई है। भारत में एक साथ इतने उपकरण प्रथम बार इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, इस चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। भारत में, कहाँ पर? भारत में, है ना। तो ध्यान, इसीलिए इसको ताम्रवती नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताम्रवती सभ्यताओं की जननी। नगरी तो किसे बोला जाता है? आहड़ सभ्यता को। ताम्रवती नगरी किसे बोला जाता है? आहड़ सभ्यता को। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? यानी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कम से कम 2800 ईसा पूर्व विकसित हुई थी ये सभ्यता। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। कल एक विद्यार्थी ने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि सर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। कल मैंने कमेंट में बिल्कुल आपको उसका आंसर दे दिया था, अब आज मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगली सभ्यता है रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़। रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़। रंगमहल सभ्यता का विकास किस जिले में हुआ है? हनुमानगढ़ जिले में हुआ है। किस नदी के किनारे हुआ है? घग्गर नदी के किनारे हुआ है। इसका उत्खनन सन 1952 व 54 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में हुआ था। किसके? डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ है। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ का। कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह फैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुषाणकालीन व पूर्व गुप्तकालीन, ध्यान रखना, कुषाणकालीन व पूर्व गुप्तकालीन, कुषाणकालीन व पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगमहल सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कल बोला था कि कुब्बड़ वाला बेल की जो मूर्ति है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। अगली सभ्यता बेराट सभ्यता, जो जयपुर की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों। जिन्होंने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक और शेयर करते चलें। बहुत कम विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत कम विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्लीज़ इस क्लास को जल्दी से आप शेयर करते हुए चलें, इस क्लास को आप जल्दी से शेयर करते हुए चलें दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पाता हूँ, बाद में बिल्कुल मैं आपकी चैट पढ़ता हूँ। कोई भी आपको समस्या आ रही है क्लास में, कोई आपको यदि कोई और क्लास चाहिए आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की, तो हमारे को आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए, उसके बाद में हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल की क्लास में एक स्टूडेंट थे, उनकी जो चैट थी वो थोड़ी डिलीट हो गई थी हमारे से 3 मिनट के लिए उसको, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। बेराट सभ्यता जयपुर, बेराट सभ्यता जयपुर। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका इतिहास का और एक कंप्लीट हुआ है। प्राचीन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और उसी विराटनगर में 3 पहाड़ियां हैं, एक बिजक की पहाड़ी है, एक भीम जी की डूंगरी है, एक महादेव जी की डूंगरी है। इन तीनों पहाड़ियों के ऊपर क्या किया गया है? खुदाई की गई है, उत्खनन किया गया है, और वहाँ से विराट सभ्यता में काफ़ी सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो मौर्यकालीन और उससे पूर्व की सभ्यताओं की अवशेष हैं। तो इसका उत्खनन किया किसने? बिजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजक की पहाड़ी कहाँ पर है, भीम जी की डूंगरी कहाँ पर है, महादेव जी की डूंगरी कहाँ पर है ना। तो इसलिए इन तीनों को याद रखना आपने। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जहाँ से विराट सभ्यता का उद्गम हुआ है, विकास हुआ है।
तो इसका उत्खनन किया किसने? दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि विराट सभ्यता का उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी 1936-37 में इन्होंने उत्खनन किया था। मौर्यकालीन व उससे पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौर्यकालीन व उससे पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन, वो ध्यान रखना, बिज्जक की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बिज्जक की। अभी मैं आपको ऊपर बताया ना कि बिज्जक की पहाड़ी है ना ये सब, तो बिज्जक की पहाड़ी से ध्यान रखना, बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन बौद्ध मंदिर, अशोककालीन बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हनयान, कौन सी? हिनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। और इस जो विराट सभ्यता के जो लोग हैं, इनका व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि कार्य करना। कृषि कार्य करना और पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय था। और इनकी जो खाद्य फसल है वो कौन सी थी? इनकी खाद्य फसल चावल गेहूँ। इनकी खाद्य फसल कौन सी थी? चावल और गेहूँ इनकी खाद्य फसल थी, ध्यान रखना। अगली सभ्यता अपने कंप्लीट करेंगे, नगरी। नगरी मध्यमिका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले की सभ्यता है नगरी सभ्यता। चित्तौड़गढ़ जिले की सभ्यता है नगरी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, इसका उत्खनन किसने किया? डॉक्टर भंडारकर ने इसका उत्खनन सन 1904 में किया, ध्यान रखना। डॉक्टर भंडारकर ने इसका उत्खनन किया। कब किया? सन 1904 में इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1904 में इसका उत्खनन किया गया। सिवी जनपद के सिक्के, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस कालीन? गुप्तकालीन। और अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराट जयपुर से। और गुप्तकालीन कला के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ से। बहुत कम विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं दोस्तों, क्लास को शेयर करें, आप क्लास को शेयर करें। और लाइक भी बहुत कम हुए हैं अभी तक। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जब आप हमारी क्लास को लाइक करते हैं ना, तो थोड़ा हमें एनर्जी प्राप्त होती है और हम क्या करते हैं, फिर अगली क्लास में उससे बढ़िया आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। सिवी जनपद के सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा सभ्यता, ध्यान रखना, जोधपुरा सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। जोधपुरा सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। तो शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। शुंग और कुषाणकालीन, ध्यान रखना, शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। लोहे के उपकरण बनाने, ध्यान रखना, लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अभी मैं आपको 3 सभ्यताएं करवाने वाला हूँ। कितनी सभ्यताएं? 3 सभ्यताएं ऐसी करवाने वाला हूँ जिनका संबंध लोहे के उपकरणों से है। अब देखो ये क्या क्या है? लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे मैं एक सभ्यता आपको करवाऊंगा, उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि लोहे के अयस्क को गलाने के लिए भट्टी बनाई गई है। और तीसरा कि वहाँ पर बहुत सा ज़्यादा उपकरण बनाए गए लोहे के, इसीलिए उसको उस समय का टाटा नगर भी कहा जाता था। ठीक है ना। ये तीनों सभ्यताओं को आपने बढ़िया लोहे के उपकरणों की नज़र से अच्छे तरीके से याद रखना है। शुंगकालीन कुषाणकालीन सभ्यता का अवशेष मिले हैं। लोहे के उपकरण बनाने के लिए भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जोधपुरा सभ्यता जयपुर से हुई हैं। कहाँ से हुई हैं? जोधपुरा सभ्यता जयपुर से हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। ये देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
सभ्यता है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? सुनारी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता का विकास खेतड़ी झुंझुनू। सुनारी सभ्यता किस जिले में है? सुनारी सभ्यता किस जिले में है? तो सुनहरी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में है। देखना लोहे के यहाँ पर मिस्टेक हुई है कल हमारे से, तो लोहे के ओस्त नहीं होगा, लोहे के ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? लोहे के ऐसक से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से लोहे के शस्त्र व बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ से लोहे के शस्त्र व बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। लोहे के शस्त्र और बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता। ध्यान रखना नाम सुनारी है, यानी कि सोने का नाम आ रहा है, परंतु है का क्या कि वहाँ से लोहे के अस्त्र व बर्तन प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा सभ्यता की बात करूँगा मैं। किस सभ्यता की बात करूँगा? तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता का विकास बाड़मेर में हुआ है। यह किस नदी के किनारे है? यह सभ्यता लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता का विकास बाड़मेर में किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। 500 से 200 ईसा पूर्व तक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व तक के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जिन्होंने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है वह हमारी क्लास को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें, क्योंकि हमारे साथ अभी तक लाइव बहुत ही कम विद्यार्थी जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अपनी अगली सभ्यता की ओर। इतनी आपको समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यदि कोई कमी आपको लग रही है हमारी क्लास में तो आप जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने अगली सभ्यता की ओर। नगर टोंक। नगर सभ्यता कहाँ की है? टोंक जिले की है। प्राचीन नाम मालव नगर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस सभ्यता का प्राचीन नाम मालव नगर है? तो नगर टोंक का प्राचीन नाम मालव नगर था। ठीक है दोस्तों, आगे बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखना आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नगर टोंक से प्राप्त हुई हैं। बड़ी मात्रा में मालव सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मालव नगर सभ्यता यानी नगर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगली जो सभ्यता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभ्यता है दोस्तों। अगली सभ्यता रेड सभ्यता। रेड सभ्यता टोंक। रेड सभ्यता टोंक पूर्व गुप्त काल लोहे सामग्री का विशाल भंडार। ध्यान रखना पूर्व गुप्त काल लोहे सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त होने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभ्यता रेड टोंक की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखना यहाँ से कौन सी मुद्राएं? पंचमार्क मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा पीछे छूट चुका है विराट सभ्यता का। विराट सभ्यता जयपुर को अपने कंप्लीट करके हैं। बीजक की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ठीक है ना, वहाँ पर जिसका उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। तो उस सभ्यता से क्या है, एक कपड़े में बंधी हुई वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, पंचमार्क मुद्राएं वहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखना एक कपड़े में बंधे हुई मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो विराट सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इस प्रकार से जो हमारी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी जो BSTC या PTET एग्ज़ाम के लिए थी, ये काफ़ी आपके लिए। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है ये आपने हमारे को कमेंट बॉक्स में बता देना है। और कल हम आप सभी के लिए एक राजस्थान इतिहास का नया टॉपिक लेकर पहुंचेंगे। और आपको बता दिया है कि यदि आपको अन्य सब्जेक्ट की भी कोई क्लास चाहिए तो वो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताते चलें कि आपको और किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी। ओके।